तो सागर की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे और उनका ये दौरा बेहद खास रहा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। लाखा बंजारा झील सौंदर्यीकरण कार्यों का यहां लोकार्पण किया गया। आगे बढ़ते हैं। बंदूक के रास्ते शांति संभव नहीं है, यह स्पष्ट संदेश एक उग्रवाद के रास्ते पर चले शख्स का है। अलग बोडोलैंड की मांग के साथ बंदूक उठाने वाले बेनीवाल वारी अब मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। असम में सरकार का हिस्सा है। एनडीटीवी ने बेनीवाल वारी से बातचीत की। ऐसे वक्त में जब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सामने सरेंडर या फिर खात्मे के लिए तैयार रहने का यही दो विकल्प है, उन्हें बेनीवाल वारी की बातें जरूर सुननी चाहिए। आप भी सुनिए। असम का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ये एक उग्रवादी संगठन था और 35 साल तक इन्होंने बोडोलैंड की मांग को लेकर सरकार से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में इनको ये समझ में आया कि बंदूक के रास्ते ये विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ सकते हैं और 2020 में सरकार से समझौता हुआ और उन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाई, बीडीएफ। हालांकि वो अब सरकार में भी है। किस तरीके से इनका जीवन बदला और इनके कैडर में किस तरीके से बदलाव लाए, वो उसके बात करने के लिए हमारे साथ संगठन से जुड़े हुए बेनीवाल वारी जी हैं। आप लोग सरकार से कब जुड़े हो? ये संगठन की जब शुरुआत हुई और बोडोलैंड की मांग थी तो क्या मांगे थी और कितने चैलेंजेस थे, फिर आप लोगों ने क्या समझा और क्यों आप लोगों ने? जी नमस्कार, मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलूँगा क्योंकि 35 साल का जो आंदोलन चला था उसको बोलने के लिए बहुत टाइम चाहिए होंगे, इसलिए मैं शॉर्टली बोलूँगा। 35 साल जब आंदोलन हुआ था तो वो बंदूक के सहारे आंदोलन हुआ था और ये आंदोलन के समय में बहुत कुछ ऐसी इंसर्जेंसी समस्या और फाइटिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट और कम्युनल रायट्स वगैरह हमने देखने को मिला। फिलहाल ये सब चलते 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 2020 तक ख़त्म हो गया। इसमें सरकार का जो बहुत अच्छा एक नियत के तहत भारत सरकार का जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी इनके जो आशीर्वाद में, इनके जो नेतृत्व में जो एग्रीमेंट होने को मिला और डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा असम का चीफ मिनिस्टर, तो उसके तहत अभी 2020 के बाद जब से एग्रीमेंट हुआ ये सब सारे मामला ख़त्म हो गया। इसके अंदर बात यही है कि जो हमने मांगा था, सबसे पहले हमने सेपरेट स्टेट मतलब अलग सा राज्य का जो मांग को लेके हमने आंदोलन किया था। फिर 2020 में जो एग्रीमेंट हुआ वो अलग राज्य नहीं बना, फिर भी वो अलग राज्य से कम भी नहीं है क्योंकि जितना सब्जेक्ट्स वगैरह होना चाहिए हमने जो मांगा है उसको हमने जो काउंसिल हमको दिया गया है 6 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसका प्रोविज़न के द्वारा, तो उसके बाद हमने अभी ये सरकार मतलब काउंसिल गवर्नमेंट अभी चला रहा है। फिलहाल अभी आपका प्रश्न का मुताबिक ये है कि हम जब से अपना इशू मुद्दा के लिए लड़ रहे थे उसको हमारा मानना ये है कि हमने उसको प्राप्त कर लिया है। प्राप्त करने के बाद एग्रीमेंट तो डेमोक्रेटिक तरीके से ही आपने उसको प्राप्त किया। जब तक बंदूक से लड़ रहे थे तब तक आपको चीज़ें नहीं मिल रही थी, आपके लोगों की जाने जा रही थी। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि हमने जो बंदूक का आंदोलन है उसको थोड़ा साल पहले ही हमने उसको सीज फायर के द्वारा उसको मतलब स्थगित रखा। उसके बाद हमारे पास जो जितना भी हथियार थे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, ये सब को हमने 2020 में मार्च महीने में ही सरकार को सौंप दिया है, वो हमारे हाथ में थे। बोला जाए कि 2020 तक जब हथियार थे आपके पास, हमारे पास, तब हथियार हमारे पास ही थे ना, तो इसलिए उस टाइम तक हम हथियार का आंदोलन चला रहा था, ये बात बोल सकते हैं। हालांकि हमने डेमोक्रेटिक आंदोलन में हिस्सा लिया, हमने पीसफुल मूवमेंट में स्टार्ट हमने किया, तो उसके तहत चलते 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 ऐसा माहौल बना जिस माहौल को हमने उम्मीद कर बैठा था इसी तरह माहौल बना और ये एग्रीमेंट मैंने हो गया है। जो आपका जो कैडर था उसको क्या काम मिला, किस तरीके से उसको आपने जोड़ा? एग्रीमेंट के बाद देखिए हमारे बहुत सारे लीडर्स ये पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है, मुख्य धारा में आके वो लोग पॉलिटिक्स किया और कोई लोग बिजनेस का काम का स्टार्ट किया और कोई लोग अपना घर में दुकान वगैरह कुछ ऐसे करके, कोई ड्राइवर का काम करके वो लोग अपना जीवन गुजरा किया। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल, बहुत सारे लोग था क्योंकि हम लोग 10,000 से कम नहीं थे, तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गया
जो सरकार से हम लोग पैसा मिला था, मतलब रिहैबिलिटेशन के लिए थोड़ा कुछ फंड हमने मिला था, वो फंड भी ख़त्म हो गया। बाद में हमने सोचा कि हमको कुछ करना चाहिए, इसीलिए हमने बीडीएफ बनाया। बीडीएफ बनाने के बाद हमने धीरे धीरे कोऑपरेटिव बेसिस में हमने काम करना स्टार्ट किया। क्या क्या काम कर रहे हैं? ऐसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने मुख्य में 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी, 3 मॉडल में, राइस कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी और आपका डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबको रोजगार से जोड़ दिया। सबको हमने रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, हम लोग सिंगल इलाके से नहीं आए हैं, हमने 5 डिस्ट्रिक्ट में हमारा आदमी है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट में हमने ये जो 3 मॉडल है कोऑपरेटिव को हमने 5 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बनाया है। छत्तीसगढ़ में घूमे, आपने देखा ये बस्तर जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो आपको क्या लगता है, आप लोगों से इनकी सिमिलरिटीज क्या लगती है, क्या कर ये भी इस धारा में जुड़ सकते हैं? बहुत कुछ सिमिलरिटीज है, मुद्दा अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो हमने हम भी एक आर्म्स रिवॉल्यूशन करके आया है, यहाँ भी आर्म्स रिवॉल्यूशन को हमने बहुत पहले से सुनने को मिला और अभी तो देखने को भी मिला है, बोल सकते हैं। तो सिमिलरिटी ये है कि हमारे पास, हमारे साथ जो समस्या होते हैं उसको समाधान करने के लिए सिर्फ आर्म्स रिवॉल्यूशन काफ़ी नहीं है। सरकार जैसे चाहते हैं कि मुख्य धारा में आके सरकार को भी समझाना ज़रूरी होता है कि कुछ इस तरह होना चाहिए। आप भी आइसोलेट होके रहेंगे, हम भी दूसरी तरफ से जाएंगे, तो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है वो समाप्त हो जाएगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि सरकार और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन है, अगर वो होगा ही नहीं, तब ये समस्या जो है, ये मुद्दा जो है कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए हथियार लेके मैंने आंदोलन ही करना सिर्फ वही एक हल नहीं हो सकता है, वही रास्ता नहीं हो सकता है। मेरा मानना ये है कि अभी मैंने 13 तारीख को इधर आया, 14 तारीख को हमने बहुत सारे ऐसे इलाके में घूमा, बहुत सारे लोगों से हमने मतलब इंटरेक्शन भी किया है, और हमारे जो अभी सरेंडर्ड जो नक्सल है उन सब से भी हमने करीब 40 ऐसे व्यक्ति से हमने इंटरेक्शन भी करने को मिला है। तो मेरा मानना यह है, और मैं ये दिखा इसमें पॉसिबिलिटी ये दिखा, हमने असम में बोडोलैंड एरिया में जिस तरीके से हमने काम कर रहा है, हालांकि इधर भी बहुत कुछ काम कर रहा है सरकार, बहुत कुछ ऐसे ये कर रहा है सरकार, मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ उसको मैं बोलना चाहता हूँ। तो ये इधर भी ये पॉसिबिलिटी है, जैसे कि हमने कोऑपरेटिव बेसिस में काम किया है। इधर वो हमारे जो भाइयों हैं, ये लोग अगर कोऑपरेटिव बेसिस में आके एक ही साथ एक ही इलाके में अगर काम करेगा, जैसे कि सरकार उनको कुछ आर्थिक मतलब सहायता दीजिए, और जैसे कि इधर एक किस्म का मुर्गा होता है इधर, नाम कड़कनाथ, हाँ, इसी का उधर हम लोग जैसे कि लेयर फार्म बना है कड़कनाथ का, इधर अगर मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिस में काम करेगा, सरकार थोड़ा कुछ पैसा उधर अगर दे देगा, तो ये इसको एक ही जगह में कोऑपरेटिव बेसिस में बहुत सारे ऐसे मुर्गा को टूरिज्म भी है करेगा, तब बहुत मतलब फाइनेंशियली इसको हेल्प होगा। और हमने उधर ये भी काम किया है कि टूरिज्म कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने बनाया, जहाँ पिकनिक स्पॉट को लेके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने बनाया उधर। तो उधर लोग जाते हैं, फीस देते हैं, वो उनसे आमदनी उनको होता है, तो उधर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया है। तो उधर जो हमारे जो भाई लोग हैं, जो नक्सल से इधर सरेंडर होके इधर आया है, मुख्य धारा में आना चाहते हैं, उनका अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाए और उनको उधर इंटीग्रेट किया जाए, तो इसमें सो तमाम का इधर रिजल्ट दिखने को मिलेगा, और ये सब समस्या भी मतलब धीरे धीरे हल होते जाएगा, मेरा ये मानना है। निश्चित तौर से अगर मुख्य धारा से जुड़ना है तो कुछ ना कुछ काम करना होगा, और असम से जो आए हैं बिनुअल बारी जी, और जो एनडीएफबी के जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने असम में बदलाव लाया, सरकार से जुड़कर काम किए, यहाँ भी माओवादी सरेंडर करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं, और जब तक डायलॉग नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी सरकार से, तो रास्ते नहीं निकलेंगे, और बंदूक से किसी भी चीज़ का हल नहीं निकल सकता, क्योंकि 35 साल का इनका भी आंदोलन रहा। तो ये संदेश माओवादियों को छत्तीसगढ़ के इनकी तरफ से दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।